रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच जो एक डब्ल्यूडब्ल्यू मैच कम बल्कि एक सिनेमैटिक मूवी की इमोशनल एंडिंग ज्यादा था। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले हैं समर स्लैम 2026 की नाइट 2 को। क्या ये नाइट 1 से बेटर था और क्या क्या चीजें डब्ल्यूडब्ल्यू ने आज इस शो पर डिलीवर करी हैं, तो डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं हर बार की तरह चैनल पे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है उसमें नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए मैच था अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और ये मैच होने वाला था सैमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर के बीच में। लेकिन क्या इस मैच में डब्ल्यूडब्ल्यू ने ट्विस्ट डाले हैं। सबसे पहले निक ऑल्डिस निकल के आते हैं, कहते हैं कि मैं दोबारा से जनरल मैनेजर बन चुका हूं और मेरे को एक पार्टिसिपेंट इस मैच में ऐड करना है। तो पार्टिसिपेंट जो उन्होंने ऐड किया वो थे गुंथर। गुंथर आया और भाई क्या गुंथर स्माइल के साथ आया था कि देखो भैया मुझे भी मौका मिल गया है, बड़ी खुशी के साथ वो जा रहे होते हैं। सैमी ज़ेन के रिएक्शन ऐसे होते हैं कि भाई ये कंपनी मुझे कितनी बार स्क्रू करने वाली है। लेकिन सिर्फ इतना ही डब्ल्यूडब्ल्यू का प्लान नहीं था। निक ऑल्डिस कहते हैं मैंने कब बोला कि सिर्फ मैं एक ही बंदे को लेके आऊंगा, क्योंकि अब ये बनने वाला है एक फेटल 4-वे मैच। और इसके बाद आज शो पर ऐसा रिटर्न हुआ है, क्राउड का ऐसा रिएक्शन आया है, वो अगर आपने लाइव देखा या आप दोबारा से जाके देखोगे तभी आपको उस तरीके से हिट होगा। क्योंकि आज शो पर फाइनली इतने लंबे टाइम के बाद केविन ओवंस का रिटर्न हो चुका। और भाई केविन ओवंस के आज क्या एक्सप्रेशन थे, क्या उन्होंने आज कैरेक्टर प्ले किया है, मतलब मेरे पास शब्दों की कमी है। मैं सही बता रहा हूं, अगर आप डब्ल्यूडब्ल्यू को एंजॉय करते हो, प्रोफेशनल रेसलिंग को एंजॉय करते हो, तो ओनली वे है कि कोई सुपरस्टार आपको दुनिया से कट करवा दे और जब आप उस बंदे को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो आप एक मिनट के लिए, उस टाइम के लिए सब कुछ भूल जाते हो। आपको लगता है कि जो आपके सामने हो रहा है वो एकदम सच है। और वो चीज़ केविन ओवंस बहुत इजीली कर पाते हैं अपने कैरेक्टर के साथ। जैसे ही वो आया भाई क्राउड का बहुत खतरनाक उसके ऊपर रिएक्शन था, और खतरनाक रिएक्शन सैमी ज़ेन का भी था, क्योंकि उनके जो मुंह है वो वहां पे खुले रह जाते हैं। मैच ये शुरू भी हो चुका है लेकिन सैमी ज़ेन अब तक प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि सही में केविन ओवंस वापस आ गया है। क्योंकि वहां पे वो लड़ रहे हैं लेकिन सैमी ज़ेन कोने में खड़ा होकर बस देख रहा है कि अरे केविन ओवंस वापस आ गया। इसके बाद अब जानना यह था कि इनके रिश्ते नाते कैसे होने वाले हैं सैमी ज़ेन एंड केविन ओवंस के। तो दोनों ने एक दूसरे को पहले यहाँ पे हग किया, क्राउड ने उस मूवमेंट पे काफी अच्छा रिएक्शन भी दिया। उसके बाद वो लड़ना शुरू करते हैं, क्योंकि आज यारी दोस्ती या फिर दुश्मनी करने का टाइम नहीं है, आज नंबर 1 कंटेंडर बनने का जो है वो टाइम है। और केविन ओवंस का आते ही मतलब मैच में भाई वो मतलब मैं तो बोलूंगा कि इस मैच के एमवीपी है। सबसे पूरी जो स्पॉटलाइट है वो उनके ऊपर ही थी। हमें लग रहा था कि इट इज अबाउट फिन बैलर या सैमी ज़ेन, कौन अंडरडॉग है, कौन आज बिग डॉग बन जाएगा। लेकिन वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। केविन ओवंस ने अपना सॉन टर्न बाहर की तरफ लगाया, फिर वो सैमी ज़ेन को भी लगाते हैं, लेकिन थोड़ी सी गर्दन में लग जाती है केविन ओवंस के, और उसी इंजरी की वजह से वो इतने टाइम से गायब भी थे। तो रेफरी उनको रोक रहा होता है सैमी ज़ेन को, रुक जाओ भैया अभी केविन ओवंस को थोड़ा ठीक होने दो। लेकिन सैमी ज़ेन अपनी हेलुआ के लिए जाते हैं और एक बार फिर से गुंथर ने आके बीच में उनको स्लीपर होल्ड में डाल दिया। फिर इसके बाद फिन बैलर ने अपना फिनिशर कूड ग्रास लगाया और थोड़ा सा बॉच कर दिया यहाँ पे गुंथर ने, उनको रोकने में, पिन को ऐसे पिन ब्रेक करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। लेकिन इसके बाद केविन ओवंस ने लगा दी अपने स्टनर की झड़ी। सबसे पहले उन्होंने फिन बैलर को लगाया, उसके बाद उन्होंने गुंथर को लगाया। सैमी ज़ेन को लगाने वो जाते हैं लेकिन ब्लू थंडर बॉम्ब हिट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर किक आउट हो जाता है। और सैमी ज़ेन को लगा कि अब मेरे पास मौका है हेलुआ किक हिट करने का। उसको इंटरप्ट करके केविन ओवंस ने यहाँ पे अपना फिनिशर स्टनर लगाया है और वो इस मैच को जीत चुके हैं। और रिटर्न करने के बाद सीधा वो नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के ट्रिगर पुल करने की। भाई जिस मोमेंटम के साथ केविन ओवंस आए हैं और वो सीधा नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ने केविन ओवंस के इस कैरेक्टर के साथ फंबल किया, भाई मैं इतना बुरा बरसने वाला, हो सकता है मैं गालियां बकना भी शुरू कर दूं, जो मैं वैसे रियल लाइफ में करता भी नहीं हूं। क्योंकि जिस तरीके से आज केविन ओवंस की प्रेजेंटेशन हुई है, जो उनके एक्सप्रेशन थे, मतलब ये सब कुछ रियल था। क्योंकि केविन ओवंस ऐसी इंजरी से रिकवर होकर वापस आए हैं जो ये भी हो सकता था कि वो रिटायर ही हो जाए। मैंने आपको बताया भी था कि अलग अलग इंटरव्यूज में वो ये भी बोल रहे थे कि क्या पता मैं इंटीरियर डिजाइनर बन सकता हूं। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि क्या बंदा दोबारा वापस भी आएगा। लेकिन आज बंदे ने जो कमबैक किया और जो अपना इम्पैक्ट दिखाया, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने नाइट को बहुत अच्छी तरीके से किक ऑफ किया। मैच हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फिन बैलर और सैमी ज़ेन का, लेकिन गुंथर और केविन ओवंस के आने से इसमें तड़का लग गया। बट सैडली मैं बोलना चाहूंगा बात फिन बैलर सैमी ज़ेन दोनों के लिए कि एक बार फिर से उनकी किस्मत फूटी की फूटी रह गई। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए।
ट्रिक विलियम्स वर्सेस बैरन कॉर्बिन के बीच में। मैच में ही शुरुआत में ही ट्रिक विलियम्स भरे पड़े थे तो बैरन कॉर्बिन को मारना शुरू कर देते हैं। मैच में एक स्पॉट पे उन्होंने टेबल भी बाहर निकाली जिसका भी यूज होना बाकी था। रिंग साइड पे डीप सिक्स लगाया बैरन कॉर्बिन ने। फिर मैच को पूरा कंट्रोल ही कर रहे हैं, लिलियार्टी के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया, लेकिन लिलियार्टी अपनी वो जो कैंडो स्टिक है, वो जो अपनी लठिया है, उसको वो लेके आ जाते हैं। फिर वो बैरन कॉर्बिन को रिंग में भगाते हैं। एक बार रेफरी जब देख नहीं रहा था तो उन्होंने मौके का फायदा उठाने की भी कोशिश करी कि वो कैंडो स्टिक से जो है मार देंगे उनको, लेकिन उस चीज को कोई ज्यादा ट्रिक विलियम्स फायदा नहीं उठा पाए और लास्ट में जो है लिलियार्टी को उन्होंने टेबल पे गिरा दिया और एंड ऑफ डेज अपना फिनिशर भी हिट किया। उससे पहले उन्होंने बेल्ट से भी मारा और इस मैच में टाइटल चेंज हो चुका है और बैरन कॉर्बिन बन चुके हैं नए यूएस चैंपियन, जैसा मैंने प्रिडिक्ट भी किया था इस मैच में। और मैंने ऐसा क्यों प्रिडिक्ट किया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि अगर बैरन कॉर्बिन जीत गए तो एक तो उनके कैरेक्टर के लिए भी सही होगा और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये ट्रिक विलियम्स और ये जो फ्यूड है बैरन कॉर्बिन की, इसको और आगे बढ़ा सकती है। तो हो सकता है बहुत लोगों को डिसीजन पसंद ना आए, लेकिन मुझे सही लगा। ओवरऑल भाई मैच में इतना कुछ नहीं था, देखो बिल्ड भी ठीक ठाक सही इसका था और ठीक ठाक सही इन्होंने मैच भी डिलीवर किया। इसके बाद शो पर मैच था विमेंस चैंपियनशिप के लिए, इंटरिम चैंपियनशिप के लिए लैडर मैच। और जितनी ज्यादा वैसे चीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक पीएलई में लैडर मैच से, उस लेवल का स्टफ यहाँ पे नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सा काम यहाँ पे किया। मैं बोलना चाहूंगा कि भाई लैश लेजेंड ने थोड़ा अच्छा स्टैंड आउट किया है आज, उन्होंने लैडर का बहुत बढ़िया यूज किया। थोड़ा आप बोल सकते हो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने शायद उनके ऊपर ज्यादा अटेंशन फैंस की दिलवाने की कोशिश करी है। एक उन्होंने टिफिनी को लैडर के ऊपर पावर बॉम्ब भी लगाया जब वो हरिकेन राना के लिए जा रही होती हैं। फिर मैच में मूवमेंट आता है जब शार्लेट फेयर ऊपर ही टंग जाती हैं, उसके बाद जेड कारगिल और लैश लेजेंड उनको खींचती हैं। और चेल्सी ग्रीन के लिए एक मूवमेंट आता है इस मैच में जब उन्होंने लैडर को पुश किया और टिफिनी स्ट्रैटन सारे सुपरस्टार्स के ऊपर बाहर गिर जाती हैं। और उस मूवमेंट पे ऐसा लगा कि चेल्सी ग्रीन यहाँ पे जीतने वाली है, लेकिन बैडीज आ जाती हैं जो कि उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई के टैग टीम का नेम है, पता नहीं क्या है, मीचिन और बीफैब। लेकिन फिर उन्होंने चेल्सी ग्रीन को जीतने नहीं दिया। लेकिन फिर लास्ट में जाके क्या होता है, जेड कारगिल शार्लेट फेयर, ऐसा लगता है इन दोनों में से कोई जीतेगा, लेकिन दोनों ही गिर जाते हैं। ऐसे उठती हैं जो कि लैडर पर टंगी हुई होती हैं और उन्होंने बेल्ट को इस मैच में निकाल लिया और वो बन चुकी हैं विमेंस चैंपियन। यानी उनके पास अब एक वर्ल्ड टाइटल आ चुका है, जो कि चेल्सी ग्रीन का एक सपना था। अगर आपने अनरियल देखी होगी तो स्टोरी डब्ल्यूडब्ल्यू उनको थोड़ी सी दिखा रही थी। और मैं पर्सनली इस मैच के डिसीजन से खुश हूं। क्यों, आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई चेल्सी ग्रीन तो ऐसे कोई चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है मेन टाइटल वाला, लेकिन अभी रिया रिप्ली के एब्सेंस में डब्ल्यूडब्ल्यूई इसलिए इंटरिम चैंपियनशिप बनाने वाला कॉन्सेप्ट लेके आई है। तो मुझे तो ये चीज सही लगी, एटलीस्ट कैरेक्टर है चेल्सी ग्रीन के पास। भले ही आप ये ना बोलो कि वो बहुत अच्छी रेसलिंग कर लेती हैं, लेकिन मैं तो भाई ओवरऑल डब्ल्यूडब्ल्यूई के डिसीजन से सेटिस्फाइड हूं। लेकिन ये मैच और बेटर हो सकता था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डैनहाउजन के बीच में, और इस मैच ने तो भाई बहुत डिसअपॉइंट किया है। मेरे को लगा था कि चलो ठीक है मैच ये बढ़िया ही होगा। इन्होंने कॉर्नर पे एक पोल पे लिटरली एक थैला टांगा होता है जिसमें पैसे होते हैं। अब उस पैसे को अगर आप निकाल लोगे तो ये मैच आप जीत जाओगे। जेडी मैकडोना यहाँ पे आते हैं, मिनी हाउसेंस भी यहाँ पे आते हैं। फिर मिनी हाउसेंस ने जेडी मैकडोना को मार दिया। फिर जो हेनरी भी आते हैं उन्होंने भी गिटार का यूज किया और लास्ट में जाके डैन हाउसन ने डोमिनिक को कर्स कर दिया, क्योंकि वहां पे जो है अनार बम फूट जाता है। और इस तरीके से फिर उन्होंने उस पैसे को निकाल लिया और वो ये मैच जीत चुके हैं। उसके बाद उन्होंने पैसे बांटने शुरू कर दिए। तो भाई मतलब मेरे को तो ये किसी भी हिसाब से एक पीएलई में फीचर होने लायक मैच नहीं था। कचरा डोमिनिक मिस्टीरियो का भी हो रहा है, कचरा यहाँ पे डैनहाउसन का भी हो रहा है, पता नहीं फायदा यहाँ पे किस बंदे का हो रहा है। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है और इसकी बड़ी ही इमोशनल एंडिंग थी। ये चैट गेबल वर्सेस पेंटा के बीच में था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, और आज सारे फैंस यही चाहते थे कि इस मैच में चैट गेबल जीते, क्योंकि उनको अपनी स्टोरी को एक तरीके से फिनिश करना है। लेट्स गो गेबल के यहाँ पे चैंट लग रहे हैं और ये अच्छा रेसलिंग मैच था। आप बोल सकते हो कि अगर आपको एक बिल्कुल क्लासिक रेसलिंग टाइप का मैच देखना है तो ये मैच आपके लिए है। शुरुआत से ही पेंटा ने पेस अच्छी बनाई, जब वो बाहर की तरफ डाइव करते हैं चैट गेबल यहाँ पे ब्लीड भी करते हैं, शोल्डर भी हिला दिया था भाई इस मैच में पेंटा ने चैट गेबल का। और ऐसा लगा कि भाई क्या ये मैच आगे कंटिन्यू कर भी पाएंगे या फिर नहीं। फिर वो मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर के लिए जाते हैं, लेकिन उसको एंकल लॉक में बदल दिया। और यहाँ से खतरनाक सीक्वेंस आता है जब चैट गेबल ने पहले तो एप्रन पे अपना सुप्लेक्स लगाया, उसके बाद वो बाहर की तरफ मूनसॉल्ट लगाते हैं, फिर उन्होंने फ्लाइंग हेडबट किया, लेकिन उसके ऊपर भी पेंटा ने किक आउट कर दिया। और लास्ट में जाके फिर उन्होंने एंकल लॉक जब लगाया तो पेंटा ने इस मैच में टैप आउट किया है, जो कि बड़ी बात है। और इस तरीके से इस मैच में टाइटल चेंज हो चुका है और इस मैच के जो विनर है वो बन चुके हैं चैट गेबल, और वो बन गए हैं नए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। यही हमने इस मैच में प्रिडिक्ट भी किया था। और चैट गेबल का इसके बाद एक छोटा सा प्रोमो भी था, क्योंकि उनके होम टाउन से है तो बताते हैं मैं इसी जगह से बिलोंग करता हूं और अब मैं फाइनली कह सकता हूं कि मैं हूं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब बात करते हैं समर स्लैम की नाइट 2 के मेन इवेंट की, और इस मैच के ऊपर बहुत सारा जिम्मा था इस बात का कि हम कैसे याद रखने वाले हैं समर स्लैम की नाइट 2 को। क्योंकि अगर आप नाइट 1 पे देखोगे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी सारे अच्छे मैचेस फीचर किए थे, लेकिन जो नाइट 2 है इस मैच के अलावा वो थोड़ी सी फीकी लग रही थी नाइट 1
वन के सामने। तो सबसे पहले एंट्रेंस होती है इसमें सेथ रॉलिंस की, और भाई शील्ड का वो जो इंट्रो वाला म्यूजिक है वो यूज किया सेथ रॉलिंस ने, जो कि एक मोमेंट के लिए ऐसा सोचने मजबूर कर रहा था कि अरे कहीं इसमें डीन एम्ब्रोज की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं होने वाली। ऑल्सो क्योंकि अब समर स्लैम खत्म हो चुकी है तो नेचुरल डीन का जो गिव अवे था, अब मैं रैंडमली सिलेक्ट करूंगा लोगों को जिनकी प्रिडिक्शन सही है, और जो भी चीज आपने नेचुरल डीन से ऑर्डर करी होगी वही चीज आपको एक फ्री मिल जाएगी। एंड जैसे मैंने बोला भी था कि अगर कोई हेल्थ फिटनेस पे ध्यान देना चाहता है लेकिन उसके पास प्रोटीन लेने के पैसे नहीं है, तो अगर आपने अपनी प्रिडिक्शन कर दी होगी तो उसमें से भी रैंडमली मैं सिलेक्ट करूंगा और आपसे आपका एड्रेस लेके प्रोटीन आपके घर पे भिजवा दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अभी कोई गिव अवे नहीं चल रहा। अभी अगर आप प्रोटीन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको नेचुरल डीन का लिंक मिलेगा, आरपंथ वाला कोड यूज कर लेना, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, वो एक व्हाइट कलर की वेस्ट भी पहन के आते हैं जो बहुत ज्यादा शील्ड की जो वेस्ट है उसकी जैसी थी। एक वो मास्क भी अपना साथ में लेके आते हैं, तो पूरा दिमाग के साथ खेलने की कोशिश करी यहाँ पे आज सेथ रॉलिंस ने। रोमन रेंज भी अपनी एंट्रेंस करते हैं और जब मैच शुरू होता है तो रोमन रेंज के जैसे मैचेस होते हैं ना कि बहुत स्लो चलेगा, उस तरीके का मैच ये था नहीं। शुरू में दोनों सुपरस्टार्स ऐसा दिखाना चाह रहे हैं कि आज आप भिड़ ले भैया किसमें ज्यादा दम है। हमने काफी सारे मूव्स देखे, पंचेस, क्लोज लाइन और बिग बूट किक्स, ये सारे मूव्स होते हैं। इसके बाद क्राउड में जाके भी लड़ना शुरू कर देते हैं। सेथ रॉलिंस ने आज क्या किया, वो बैरिकेड वाला स्पीयर रोमन रेंज को हिट करने जाते हैं, और ये बैरिकेड स्पीयर आपको पता है शील्ड के टाइम में रोमन रेंज बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। अभी जब से वो बिग डॉग या फिर उसके बाद वो ट्राइबल चीफ बने तो उन्होंने थोड़ा सा इसको कम कर दिया था, वरना पहले काफ़ी ज़्यादा होता था ये शील्ड के टाइम पे जब ये तीनों सुपरस्टार साथ में आते थे। तो वो जाते हैं हिट करने के लिए, लेकिन रोमन रेंज ने वहीं पर रोक दिया। एक टेबल ऑलरेडी क्लियर करी हुई थी तो उसके ऊपर शील्ड का पावर बॉम्ब हिट किया रोमन रेंज ने। उनको लगा भैया एक से काम नहीं बनेगा, मैं तो दूसरा भी हिट करने वाला हूँ। उसके बाद वो दूसरा भी क्लियर करते हैं टेबल और सेटअप करते हैं शील्ड पावर बॉम्ब के लिए, लेकिन इस बार सेथ रॉलिंस ने रोमन रेंज को उठा के पावर बॉम्ब हिट कर दिया। और एक ये रोमन रेंज के मैचेस में हमेशा हो जाता है भाई, एक टाइम पे वो क्राउड में गए थे तब तो रेफरी ने काउंट करना शुरू नहीं किया, लेकिन अब वो गिरे होते हैं तो ये रेफरी जो है वो काउंट करना शुरू कर देता। तो ये लॉजिक मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आता। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने पेडिग्री हिट करी, रोमन रेंज स्पीयर के लिए जाते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने ऐसे लीप फ्रॉक किया। रोमन रेंज उधर जाके लड़ जाते हैं कॉर्नर पे टर्नबकल पे, और सेथ रॉलिंस ने स्टॉर्म किया, लेकिन रोमन रेंज वहां पे किक आउट कर देते हैं। और भाई इस मैच में इतने सीक्वेंस हैं, इतने मूवमेंट है भाई, मेरे को लगता है मैच 40-45 मिनट का तो कम से कम था। ये मैं बेल बजने के बाद से उसके बाद की बात कर रहा हूँ। इतना लंबा ये मैच खिंचा और आप इस मैच को देख के बोर नहीं होने वाले, क्योंकि ऐसा नहीं था कि भाई बस वो गिरे पड़े हैं कुछ नहीं हो रहा, वैसे वाला नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने लंबा मैच करने के बाद भी इसको बहुत अच्छी पेस पे रखा हुआ था। फिर रोमन रेंज अपने सबमिशन मूव के लिए जाते हैं, उसके बाद उन्होंने स्पीयर भी हिट कर लिया फाइनली, लेकिन उसके ऊपर भी सेथ रॉलिंस ने किक आउट कर दिया। अब रोमन रेंज जाते हैं रीबाउंड वाले स्पीयर के लिए, लेकिन उल्टा सेथ रॉलिंस ने ही रोमन रेंज को स्पीयर हिट कर दिया, और ये स्पीयर जे उसो के हिट करे हुए स्पीयर से लाख गुना बेटर था, जबकि सेथ रॉलिंस उसको रेगुलर करते भी नहीं। अब इसके बाद क्या होता है, सेथ रॉलिंस अपना बकल बॉम्ब और वो जो स्टॉम्प वाला सीक्वेंस है वो करने जाते हैं, लेकिन रोमन रेंज ने बोला भैया अगर तू मेरा स्पीयर मूव हिट कर सकता है तो मैं भी तेरा मूव ले सकता हूं। और आज रोमन रेंज ने इस मैच में सेथ रॉलिंस को बकल बॉम्ब भी किया और उसके बाद उन्होंने स्टॉम्प भी किया। वो पिनफॉल करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे किक आउट हो जाना था। और इसके बाद शील्ड के थर्ड मेंबर को ट्रिब्यूट दिया, या उनकी भी प्रेजेंस फील करवाई गई हमें, क्योंकि वैसे तो डीन एम्ब्रोज आने नहीं वाले थे यहाँ पे। वो जो डीन एम्ब्रोज की क्लोज लाइन नहीं थी जो बाहर ऐसे रस्सी की तरफ गिर के फिर वापस आके मारते थे, तो वो सेथ रॉलिंस ने हिट करी। रोमन रेंज ने डीन एम्ब्रोज का फिनिशर डर्टी डीड्स इस मैच में लगाया है, और यहाँ पे बोला भी था माइकल कोल ने, डीन एम्ब्रोज का नेम भी लिया था। तो ये भी काफी एक मतलब थोड़ी रेयर सी आप बात बोल सकते हो कि डीन एम्ब्रोज मतलब बहुत बार लिया गया भाई यहाँ पे ये जो डीन एम्ब्रोज है उनका नेम। इसके बाद क्या होता है, रोमन रेंज का मैच और एक रेफरी ना गिरे, ऐसा तो हो नहीं सकता। रोमन रेंज स्पीयर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वो लग जाता है गलती से रेफरी को। इसके बाद सेथ रॉलिंस ने स्टॉम्प कर दिया रोमन रेंज को, और अब आता है इस मैच में चेयर वाला स्पॉट। लेकिन ये स्पॉट ऐसे आगे जाने वाला है ये मैंने नहीं सोचा था। सेथ रॉलिंस स्टील चेयर लेके आते हैं, वो बिल्कुल मारने के लिए जाते हैं रोमन रेंज को, और ऐसा लग रहा था कि रोमन रेंज ने एक बार फिर से नहीं देखा है कि सेथ रॉलिंस पीछे स्टील चेयर लेके खड़ा है, लेकिन इस बार रोमन रेंज प्रिपेयर्ड आए थे, उन्होंने वो चीज देख ली और फिर उन्होंने खुद चेयर पकड़ ली। और अब ऐसा लगा कि फाइनली आज रोमन रेंज सेथ रॉलिंस से बदला लेने वाले हैं, वो उनको स्टील चेयर से हिट करेंगे, वैसे ही जैसे हमने इससे पहले रेसलमेनिया में भी देखा था। लेकिन रोमन रेंज ने वो जो चेयर है उसको साइड लगा दिया,
अब देख के लगा कि ये क्या हो रहा है, मतलब क्यों किया रोमन रेंस ने ऐसा। और आई थिंक इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कितना एक पावरफुल मूवमेंट था कि रोमन रेंस ने वो स्टील चेयर साइड करी इसीलिए कि भैया मैन टू मैन आके लड़ते हैं तो हम लोग भाई, शुरुआत हम दोनों की WWE की साथ में हुई है, तो इसको ऐसे सेटल नहीं करते, इसको मैन टू मैन सेटल करते हैं। और उस टाइम से भाई मैच की जो एनर्जी है वो पूरी ही चेंज हो जाती है। पूरे टाइम क्राउड इस मैच में इन्वेस्टेड था और इस मूवमेंट के बाद वो और भी ज्यादा इन्वेस्टेड हो जाता है। सेथ रॉलिंस तो भाई पागल ही हो गया, उसके ऊपर किसी मूव का असर नहीं पड़ा। रोमन रेंस पंचेस मार रहा, वो कह रहा भाई और मार मुझे। सेथ रॉलिंस के ऊपर सुपरमैन पंच भी लगा, लेकिन सेथ रॉलिंस गिरते नहीं है वहां पे। फिर वो वाला स्पॉट आता है जो बिल्कुल ही एक क्लासिक ट्रेडिशनल चीज बन चुकी है सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के, जब भी इनका मैचअप होता है कि सेथ रॉलिंस के ऊपर स्पीयर मारने जब जाएंगे रोमन रेंस तो उसको पेडिग्री में बदला जाएगा, तो वही मूव यहाँ पे करते हैं। उसके बाद वो स्टॉम्प के लिए जाते हैं, पता नहीं कुछ बहुत सा कर दिया था यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने, लेकिन फिर वो एक बार स्टॉम्प करते हैं और वो बीच वाली रोप पे नहीं भाई, सीधा टॉप रोप पे जाते हैं कि भाई आज तो खेल खत्म करना ही करना है रोमन रेंस का। और वो वहां से स्टॉम्प मारने के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस उस मूवमेंट पे हट गए और वो शायद सबसे बड़ी गलती हो गई इस मैच में सेथ रॉलिंस की, क्योंकि रोमन रेंस ने एक स्पीयर हिट किया, उसके बाद रीबाउंड में स्पीयर हिट किया। और भाई सेथ रॉलिंस की तुम एनर्जी देखो भाई, वो बंदा फिर भी मतलब 2 स्पीयर रोमन रेंस के, 2 फिनिशर लगे हैं रोमन रेंस के, स्पीयर लगे हैं भाई, जिसका रेंज 1316 दिनों का रहा है। पता नहीं ये स्पीयर से उन्होंने कितने लोगों को खल्लास किया है, लेकिन 2 स्पीयर के बाद भी सेथ रॉलिंस ऐसे बैठा था कि जैसे कि उसे कुछ हुआ ही नहीं है। लेकिन जब तीसरा स्पीयर पड़ा इस मैच में तो पिनफॉल हो जाता है और रोमन रेंस ने फाइनली वो विक्ट्री आज हासिल कर ली है, जो कि शायद अब उनका आगे जाके नाइटमेयर या फिर उनका एक रिग्रेट नहीं होने वाली कि अपने WWE करियर में बड़ी स्टेज पे जब सबसे ज्यादा मैटर करता है तो मैंने सेथ रॉलिंस को नहीं हराया। लेकिन ये सिर्फ इस मैच की कहानी थी। मैच के बाद कुछ ऐसा हुआ है जिसको शील्ड फैंस, जिसको WWE फैंस, जिसको रोमन रेंस के फैंस, जिसको सेथ रॉलिंस के फैंस, जिसको एक अच्छी स्टोरी टेलिंग को एंजॉय करने वाले फैंस अपने दिमाग से कभी भी इरेज नहीं कर सकते। तो क्या होता है, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस दोनों ही कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं और सेथ रॉलिंस के हाथ में वो मास्क था जिसको उन्होंने अपनी एंट्रेंस पे भी यूज किया था, जो वो पहले से अपने हाथ में लेके चल रहे थे। रोमन रेंस रिंग के बीच में आते हैं और उन्होंने शील्ड का सिग्नेचर फिस्ट बम्प जो है वो ऑफर किया सेथ रॉलिंस को। मतलब ये रिस्पेक्ट उन्होंने दिखाई। ये इस तरीके का बिहेवियर आप रोमन रेंस से एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो बंदा अपने ईगो में अलग रहता है। लेकिन आज WWE ने इस मैच की जो स्क्रिप्ट, इस मैच की जो स्टोरी लिखी भाई, ये मतलब मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई चीज सबसे क्लोज आई है वो एंड ऑफ एन एरा वाली चीज के, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स और अंडरटेकर के, तो मैं इस चीज को बोलूंगा जो आज हमने समर स्लैम में देखा। सेथ रॉलिंस खड़े होते हैं, साथ में वो मास्क भी लेके आते हैं। उन्होंने मास्क को बीच में प्लेस किया बिल्कुल ऐसे जैसे कि वो तीसरे शील्ड मेंबर की कमी को पूरा करना चाह रहे हो। और उसके बाद सेथ रॉलिंस ने अपना जो फिस्ट बम्प है वो आगे किया और हमें वो शॉट मिलता है जिसको आई थिंक एक WWE हार्डकोर फैन फ्रेम करवा सकता है अपने घर में, जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने अपना शील्ड का सिग्नेचर फिस्ट बम्प किया है और बीच में रखा हुआ है उस मास्क को। मुझे लगता है मुझे अपनी हिंदी और इंग्लिश दोनों डिक्शनरी को एक बार फिर से खोलना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवमेंट को, इस पूरे सिनेमा को डिस्क्राइब करने के लिए, इसको अप्रिशिएट करने में मेरे पास वर्ड्स की कमी पड़ गई है। आज के समर स्लैम को अगर रेट करने की बात करें तो पहले मैच में जो हुआ और जो लास्ट मैच में हुआ उसने काफी भाई आज के समर स्लैम को संभाला है, क्योंकि ये कार्ड जो है पहले से ही वीक था। तो मैं इसको रेट करूंगा 4 स्टार। और अगेन ये वाला मूवमेंट रिपीट पे हम WWE फैंस बहुत बार देखने वाले हैं, जो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस ने किया। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, R1 वाला आप लोग कोड लगा लेना, आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।